आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 के लिए हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। अंतिम 20 दिन बाकी हैं, तो एकदम पूरी मेहनत के साथ हम लोग आपके प्रैक्टिस सेट, मॉडल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स करा रहे हैं। तो और सारी क्लासेस फ्री हैं, तो आपको बस चैनल से जुड़े रहना है और नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, जिससे आपको क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको टाइमिंग वहाँ भी मिलती रहेगी। वहाँ भी डिफरेंट क्विजेज़ रहती हैं, मटेरियल भी दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर। तो जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो प्रश्न हैं पुराने, मतलब पिछले साल जो पेट के एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये शिफ्ट ए का आपका था, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, क्या है देखिए। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम किया है, क्या है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड इन इंडिया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोग को, कि जो 4 शासकों का नाम दिया है, इनका टाइम के अनुसार इनको सही से लगाया जाए, सही क्रम, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चौथा 1 3 2, चौथा 3 1 2, 1 2 3 4, 3 4 1 2। तो सबसे पहले कौन आए थे, इसके बारे में सोच के बताइए। प्रश्न सरल है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें आपको चारों के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो तो सही से कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको माइंड से ही देखना पड़ेगा, सही से देखना पड़ेगा। देखिए, 4 जो है वो एक बार यहाँ आया है, 4 एक बार यहाँ आया है, ठीक। एक बार 1 आया है, एक बार 3 आया है। फिर आप देख सकते हैं कि लास्ट की पोजीशन में 2 देखिए कितनी बार आया है, 3 बार आया है। मतलब क्या कि अब ये तीनों या तो सी ही सही हो जाएगा, या तो आपका ए बी या डी सही होगा, ठीक। तो यही एक पॉजिटिव लेके चलते हैं कि सी तो नहीं है, क्योंकि एकदम अलग हो गया है। और अब ये नॉलेज के बिना की बात कर रहे हैं, जब आप सिर्फ बिना ऑप्शंस को जाने हुए ज़्यादा भी ट्राई कर सकते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। देखिए, 4 2 बार आया है, इसको भी देख सकते हैं, ये हमेशा हर जगह काम नहीं करेगा। 3 और 1 का आपको क्लियर होना चाहिए। 3 क्या है आपका अलाउद्दीन खिलजी है, और 1 क्या है आपका शेरशाह सूरी है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जो शेरशाह सूरी हैं वो थोड़ा बाद में आए हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा देखिए, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, इसका सिंपल सा उत्तर जो है वो आपका है बी, ठीक है। बी इसका उत्तर है, जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है आपका कि सबसे पहले जो थे वो थे आपके इल्तुतमिश, फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपके शेरशाह सूरी, फिर अकबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। एक मिनट रुक जाइए। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वॉज कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। बताइए, शिवाजी के समकालीन मतलब उन्हीं के टाइम के, कंटेम्पररी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कौन थे, बताइए, सोच समझ कर बताएं। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 2 का जो है आपका ए, तुकाराम, ठीक है। तुकाराम जो थे वो शिवाजी संत शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है। निम्न से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो तुकाराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आसान है, मुझे लगता है आप बता ले जाएंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। Who was the first Governor General of Bengal? Lord Clive, Lord Warren Hastings, Lord Lytton, Lord Ripon। बताइए, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। उत्तर बताएं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रीवियस ईयर प्रश्न अब आपको लगाने चाहिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे सारे करेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाए प्रॉपरली, ठीक। बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर इसका क्या है आपका बी, इसका उत्तर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता इज अ वर्क ऑफ पॉलिटी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। उत्तर बताइए। चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा आपका बी, चिकित्सा से संबंधित है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। पेपर में प्रश्न इसी तरह आ रहे हैं, बायलिंगुअल ही होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, तो कोशिश करिए कि आप दोनों पढ़ने की आदत डालें। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो इंग्लिश का भी थोड़ा देखते रहें, और अगर आपको इंग्लिश आती है तो हिंदी तो ज़रूरी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवंत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। अब बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताएं उसका उत्तर, कमेंट बॉक्स में देते रहें, वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाएं। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हमारी वीडियो प्रमोट होगी। ठीक है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या है आपका? डी ऑप्शन जो है इसका ये है। ये जो जोड़ा है ये गलत है। AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, बाकी सारे सही हैं। कलिंग युद्ध, शक संवंत की शुरुआत और मुस्लिम युग की शुरुआत, ये एकदम तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वें प्रश्न पर आते हैं। इनमें से ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए उत्तर। उत्तर एकदम सरल है और मुझे लगता है कि आपको आता होगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। उत्तर क्या है आपका? आपका उत्तर है ए, दादा भाई नारोजी। ठीक है, नौरोजी भी बोलते हैं और नाओरोजी भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या कहता है? सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिंद्र चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, तिलक एंड लाला लाजपत राय, तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, तिलक एंड अरविंदो घोष। तो बताइए 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल, या इसको क्या बोलेंगे आपका 2 होम रूल लीग आई है? ये प्रश्न देखिए कठिन है, इस तरह का प्रश्न आया है पिछले साल, यही प्रश्न आया है पिछले साल, सिंपल सा बोले तो। उत्तर क्या है आपका? इसका उत्तर है आपका ए। ठीक है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या कहता है? अब देखिए फिर से यहाँ प्रश्न थोड़ा कठिन है और देख लीजिए इसी की तरह के प्रश्न आ रहे हैं। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज इधर लिखा है, अब देख सकता है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, फिर आप साथ में ही बताइएगा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। और इधर क्या लिखा है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय और के श्रीधर लव नायडू, ज्योतिराव फुले। तो आपको बस यही देखना है कि मैच करना है इन तीनों को। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो कोशिश करिए कि इंग्लिश में भी देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एकदम इंग्लिश से दूर रहेंगे। पहले से थोड़ा समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो आपको चमकना चाहिए। अब देखिए रामकृष्ण मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है बताइए? ये आपको अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी प्रश्न के साथ आप डायसेक्शन, आप समय बिता सकते हैं। एग्जाम में आपको समय बिताने का समय नहीं मिलेगा। अगर ये आ रहा है तो करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ेंगे, तुरंत छोड़ेंगे कि भाई ये अब समय ज़्यादा खा रहा है। बताइए, देखिए जो आपका रामकृष्ण मिशन है वो किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। ये किसने लीड किया था? ये आपका लीड किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, और अब आर्य समाज जो आर्य समाज था आपका, वो किसने लीड किया था? सोचिए, वो लीड किया था आपका दयानंद सरस्वती ने। अब इन 2 इन्फॉर्मेशन को पकड़ के रखिए। ठीक है, इन 2 इन्फॉर्मेशन को आप पकड़ के रखें। देखिए अब हमारे ऑप्शन में ए का क्या होना चाहिए? ए का आपका होना चाहिए, सॉरी बी का क्या होना चाहिए? बी का 1 होना चाहिए और सी का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इस तरह का कोई मिल रहा है? देखिए ए तो नहीं मिल रहा। ए में बी का क्या है? 3 है और सी का क्या है? 5 है। लेकिन बी में जो है बी का फर्स्ट है और सी का भी फर्स्ट है, दिख रहा होगा आएगा आप लोग को। और इस वाले में भी आपका यही है।
तो अब हमारे लिए कौन सा सिलेक्टेड 2 ऑप्शन बचे, बी और सी हमारा मेन बचा। अब हमें देखना है ए का और डी का। अब अपने दिमाग से लगाइए, ए का क्या, ए का आपके देखिए ये भी क्लियर हो गया, बी और सी हमारे लिए एकदम फिक्स है। मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, बी वाला जो ऑप्शन है, जो बी वाला ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो ए ऑप्शन है इसमें दोनों क्या हैं, 3 हैं। ये सुनो, ये सुनो, देखिए एक बार सही से फिर से देखते हैं। ये आपका हमारा फिक्स हुआ, कैसे फिक्स हुआ ये क्लियर है, रामकृष्ण मिशन ने विवेकानंद जी ने किया और आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती ने किया। अब हम ये देख रहे हैं कि और ये जो ए वाला सेक्शन है इसमें भी 3 पक्का हो गया। अब बच्चा क्या, ये डी वाला क्या है, सत्य शोधक समाज। अब सत्य शोधक समाज जो है ये किसने इसकी स्थापना की थी, ये आप मुझे बताइए, तब थोड़ा सा मजा आए। तो ये आपको पता है तो बताइए, नहीं पता तो मैं बताऊं। तो अगर आपने अभी अब तक उत्तर लगा दिया है तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर क्या होगा आपका, सत्यशोधक समाज आपका किसके द्वारा है बताइए। सत्यशोधक समाज है ज्योतिराव फूले के द्वारा, ठीक है। आर्य समाज आपका किसके द्वारा हो गया, आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण विवेकानंद, और जो आपका ब्रह्मो समाज था वो किसके द्वारा हो गया, राम मोहन रॉय। तो ऑप्शन क्या है आपका, सी। ये प्रश्न कठिन था। अब इस तरह के प्रश्न आएंगे, देखिए कितना डिटेल मांग लिया, एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न के डिटेल ले लेते हैं। इस तरह का पैठ का पेपर था। अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है तुरंत समय हटाइए, क्योंकि ये ज़्यादा समय खाने वाला प्रश्न है। करो या मरो का नारा किसने लग दिया, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो ये तो बहुत प्रश्न आसान है, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे तुरंत। बताइए उत्तर क्या है इसका, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस नारे को दिया, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कहाँ दिया, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको आना चाहिए, ठीक। उत्तर क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था, ठीक है। व्हेन सुभाष चंद्र बोस resigned for the presidency of Indian National Congress, the seat was offered to, इस पद का ऑफर किसे दिया गया, जवाहरलाल नेहरू, पट्टा भी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। बताइए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, तो इसका उत्तर क्या है बताइए। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो प्रश्न उत्तर दे रहा हूं मैं। उत्तर होगा आपका सी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये भी बताइए। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर झेलम, राबी, चिनाब, ब्यास। बताइए उत्तर बताएं। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर झेलम, रावी, छेनब, बीस। उत्तर क्या है आपका, सी, छेनब इसका उत्तर आपका है। मुझे उम्मीद है कि आपने यही उत्तर लगाया होगा। आगे बढ़ते हैं। वसंत विषुव होता है, वरनाल इक्विनोक्स टेक प्लेस ऑन। वसंत विषुव होता है। अब वसंत महीना कब होता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो भैया दिसंबर में तो नहीं होता है और सितंबर में भी कोई वसंत नहीं आ रही, मार्च और जून में क्या हो रहा है बताइए। कुछ कॉमन लॉजिक का भी तो प्रश्न आएगा कि एकदम सब रटा आना चाहिए, कॉमन भी तो लॉजिक लगाएंगे, भेजा लगाएंगे एग्जाम में। तो उत्तर क्या है आपका, इसका उत्तर है आपका ए, ठीक है। 21 मार्च को वसंत विषुव या वरनाल इक्विनोक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। उत्तर क्या है आपका, सी, तांबा, ठीक है। तांबा को इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम बोलते हैं, इस्पात को स्टील बोलते हैं, जस्ता को जिंक बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा, डेट इज कॉपर। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न भी आसान है, ध्यान से देखिए। क्या प्रश्न कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। उत्तर क्या है आपका? 1, 2, 3, 4, 5। इतना ही टाइम मिलेगा, ध्यान रखिए। 10 सेकेंड में प्रश्न पढ़िए, फिर 5 सेकेंड और बार 5 सेकेंड के लिए ऑप्शन पढ़िए, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड सोचिए। अगर प्रश्न आसान है, इससे ज़्यादा समय ले रहा है जीके पर प्रश्न, सामान्य ज्ञान का प्रश्न, तो आप गलती मार रहे हैं। ठीक है, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ्स करना है, डीआई करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, तो ये सब प्रश्न ज़्यादा समय लेंगे। ये प्रश्न आप खड़ाक से लगाएंगे क्या? असम, और बढ़ेंगे आगे। काजीरंगा क्यों फेमस होता है? तो 1 हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है ये काजीरंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदी तंत्र के नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। हिमालय नदी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम? हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी हैं? बताइए। प्रश्न सरल है, यहाँ भी कॉमन लॉजिक, कुछ कॉमन लॉजिक के हैं तो उन्हें तो लगाइएगा ही। ठीक है, देखिए अब इतना आपको मालूम होना चाहिए कि गोदावरी जो है वो साउथ की है, और साउथ में तो हिमालय है नहीं। साथ ही साथ कावेरी भी जो है वो साउथ में है। ठीक है, तो बचे कौन से? 2 और 3। 2 और 3 कहाँ हैं? तो बी में है, बी उत्तर आपका हो गया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न इसी तरह ही होंगे। हर चीज़ आपको आनी ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को जोड़ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, और कोई नहीं करेगा बाहर आकर। ठीक है, अब आते हैं इस पे। बैंक दर का अर्थ है, बैंक रेट मीन्स साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। एक बार फिर देख लेते हैं, इंग्लिश में भी देख लें। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द मनी लेंडर्स, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द शेड्यूल्ड बैंक्स, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसको इस तरह कर दे रहा हूं मैं। हाँ बताइए, बताएं। बैंक दर, बैंक रेट का मीन क्या होता है? तो इसका उत्तर होता है आपका कौन सा? डी। ठीक है, देश के केंद्र बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक रेट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। जैसा भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। वीडियो को लाइक करें। हम लोग पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट अब पूरी तरीके से अच्छा आ रहा है, नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं चैनल में। हम लोग मतलब अपने ही सेटअप पर अच्छे तरीके से कॉस्ट कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो आप ही के लिए लगा रहे हैं ना। तो कोशिश करिए कि शेयर करना आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, जिससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से कंटेंट लाएँ। ठीक है, रेगुलर क्लासेस रखें। चलिए, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन का क्या असर होगा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इफ़ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? कोई कसर नहीं होगी, कोई असर नहीं होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देयर विल बी नो इम्पैक्ट इफ देयर विल बी नो इम्पैक्ट, इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, नन ऑफ दीज। तो बताइए, यदि आरबीआई क्या कर रहा है? अगर आपका नगद जो है उसका कोषानुपात रेशियो को घटा दे रहा है तो क्रेडिट सर्जन या साख सर्जन पर कोई असर पड़ेगा? बताइए प्रश्न का उत्तर। तो व्हाट विल हैपन टू क्रेडिट क्रिएशन? तो क्रेडिट क्रिएशन आपका सी बढ़ जाएगा। ठीक है, उत्तर ये है। इकोनॉमिक्स के प्रश्न अलग ही तरीके से आते हैं, तो कोशिश करिएगा आते हो तभी लगाइएगा। तुक्के आपको कैसे लगाने हैं बताए? एलिमिनेशन मेथड से लगाने हैं। अगर 4 ऑप्शन हैं उनमें से आपको 2 नहीं आते हैं, 2 आपको पता है कि ये तो पक्के नहीं है, उनको हटा लीजिए, उससे 2 बचे, तब आप लगाइए, तब 50% का चांस रहेगा। लेकिन 4 में से आप करेंगे तो 25% का चांस रहेगा कि सही हो, तो वो बहुत गलत बात है। चलिए 18वें प्रश्न में आते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संस्थानों पर निजी अधिकार होते हैं और आधिकारिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। उत्तर क्या है आपका? उत्तर है आपका ए, पूंजीवादी। इंग्लिश में क्या है ये? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रॉफिट मेकिंग। तो ये कौन सी आपकी वो है? ये है आपकी कैपिटलिस्ट। ठीक है,
कैपिटलिस्ट सोच यही रहती है। कैपिटलिस्ट क्या कह चाहते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज को ओन करें, वो भी कैसे हो, पब्लिक नहीं प्राइवेटली हो, और जो मेन ऑब्जेक्टिव वो प्रॉफिट हो। और जो भारत है वो कैसा है, सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट का क्या होता है कि वो लोग पब्लिक ओन रखते हैं सारी कंपनीज को, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है लोगों की भलाई, ठीक है। मतलब प्रॉफिट मेकिंग का काम नहीं होता। जैसे जो भी आप PSUs देखते हैं उनका काम प्रॉफिट मेकिंग नहीं, उनका लोक जन सेवा काम है। चलिए 19वें प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है, जो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द 100 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ RBI गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी। उत्तर दीजिए, बताइए 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? तो 19 का ए इसका उत्तर होगा RBI गवर्नर, ठीक है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये अगर इस तरह का प्रश्न आए तो मान लीजिए कि आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास 100 रुपये 10 रुपये का नोट लेके घूम रहे हैं, याद करने की जिम्मेदारी नहीं, तुरंत निकाल लीजिए हल्का सा नोट और देख लीजिए कि भैया हाँ कौन सा है। करेंगे क्या? ये सब ट्राई मत करिएगा, शायद वो लोग उसको भी ले लें, हाँ नुकसान हो जाए अलग। चलिए 20वां प्रश्न करते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए ये प्रश्न हिंदी में नहीं आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजी से अगर आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है या किसी तरीके से भी हो रहा है तो कोशिश करें कि पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रीडिंग हैबिट ही डालें, हल्का हल्का ही डालें, अभी से शुरुआत करें। पेट तो अच्छा जाएगा ही आप लोग का, आगे भी तो एग्ज़ाम आएंगे तो उनका, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद भी जो टेस्ट आएंगे उसमें भी तो आपको मेंस देना पड़ेगा। ये तो प्री टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबल हो जाएंगे तो आप आगे दे पाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश तो आएगी, इसलिए कोशिश करिए कि इंग्लिश में पढ़ें। फेमा का क्या है फुल फॉर्म? फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट एजेंसी। ए फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या उत्तर है आपका? इसका उत्तर है इसका बी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, नन ऑफ दीज। बताइए जो स्वच्छता है, जन स्वास्थ्य स्वच्छता है, ये किसके उसमें आती है? 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट, कॉन्करेंट और यूनियन। तो यूनियन में सेंट्रल आ जाती है, स्टेट में स्टेट का रहता है, कॉन्करेंट में दोनों का अधिकार रहता है हल्का हल्का। तो बताइए इसका क्या है? तो ये क्या है? समवर्ती है, ना ही पूरी तरीके से स्टेट का काम में है ना ही राज्य के, दोनों का काम है मतलब, ठीक है। चलिए मतलब यूनियन का भी है और उसका भी है। 22वां प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, बताइए पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ दीज। बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का उत्तर है आपका सी, ठीक है, राज्य नीति के निदेशक तत्व। राज्य नीति के निदेशक तत्व, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है, राज्य नीति के निदेशक तत्व। चलिए मुझे उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को आप थोड़ा बढ़ाइए, 23,000 थोड़ा सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर हम लोग और अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। और अगर आपके कोई भाई बंधु, छोटे भाई बहन या आप खुद भी बीएड का एंट्रेंस दिए थे, काउंसलिंग चल रही है, तो उसके बारे में भी अपडेट हमारे चैनल पर आता रहता है, उसे भी देखिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। अब ये प्रश्न बहुत सरल है, आप तो बीएड अगर करने जा रहे हैं तो आपको आना चाहिए। अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। पेट में ये प्रश्न आया है, ठीक है। बताइए राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21A, 19, आर्टिकल 29 एंड 30, नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर क्या है? मुझे उम्मीद है कि आप सही लगा रहे हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दिख रहा है। उत्तर क्या है आपका? अनुच्छेद 21A। ये याद रखिए, प्रश्न सब आने वाले हैं एकदम गारंटी से, इधर उधर से कहीं ना कहीं आ रहे हैं, घूम घुमा के, कान पकड़ कर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से
किस ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। बताइए, थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने ही रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के लिए निहित है? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड? बताइए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के निहित है? तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, 29, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सोच समझ कर बताइए उत्तर। प्रश्न अच्छा है ये। उत्तर क्या है आपका? 25 का सी उत्तर है आपका, आर्टिकल 29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न का उत्तर दीजिए। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर, बहुत इजी है आई गेस। बताइए, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है, वो तो कहीं मूव नहीं कर पाएगा। और धारा का अर्थ क्या है? कि वो फ्लो करे, वो बहे, वो मुक्त रहे। तो मुक्त से क्या लग रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने इस प्रश्न पर। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक हिंट में ये आपको दे देता हूँ कि ईयर लिखा है, तो ईयर आपका ये क्या है? ईयर आपका क्या नहीं है, ये सोचिए। ईयर आपका समय का तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ समय का एक आकार आ रहा हो तो देखते हैं। तो क्या है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष निर्विद में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात प्रकाश की चली गई हुई दूरी, हवाई जहाज की दूरी। वही चीज़, कॉमन सेंस। भाई रॉकेट लिखा है क्या प्रकाश वर्ष में? नहीं। क्या ध्वनि लिखा है क्या प्रकाश वर्ष में? नहीं। क्या हवाई जहाज लिखा है क्या प्रकाश में? नहीं। तो प्रकाश लिखा है तो प्रकाश द्वारा ही होगी यार ना। इससे सरल प्रश्न क्या है? अगर आपको नहीं भी आता है तो कॉमन सेंस है, आपको आ जाना चाहिए भैया। इसलिए प्रश्न हर हमेशा पढ़िएगा, इसीलिए अपनी स्पीड बढ़ाइए पढ़ने की। जितना जल्दी पढ़िए, जितना जल्दी समझ सके उतना आप जल्दी कर पाएंगे। चलिए ये करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह है। देखिए, अब ये प्रश्न जो है यहाँ तुक्का नहीं बढ़ेगा, यहाँ आप तुक्का ना बढ़ाइएगा। तब भी यहाँ थोड़ा बहुत क्या लगा सकते हैं आप? एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे देखते हैं ज़रा, देखिए। कैल्शियम सल्फेट, आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। अब आपको ये मालूम होना चाहिए सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, तो भैया वो ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं हो रहा। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपका बेकिंग पाउडर में आता है, तो ये भी आपके काम का नहीं है। तो अब ये दो बचे, अब यहाँ से आप तुक्का बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये अब ये तरीका थोड़ा सेंसिबल लगेगा आपको। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर तो आपका है बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, चलिए हाँ, एक दो प्रश्न और करते हैं, ये भी देख लीजिए। 29 प्रश्न क्या कहता है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज इन 18 कैरेट गोल्ड इज, जैसे 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट में कितना परसेंट होता है गोल्ड? उत्तर क्या है इसका? उत्तर है आपका क्या 60%, 75%, 80%, 100%? 100% तो बिल्कुल नहीं। यहाँ भी देखिए, फिर से आपको वही लगाना है, कॉमन सेंस। ना ही 100%, ना ही 80%। तो यहाँ क्या रहता है आपका उत्तर? फिर वही तुक्का बढ़ाएं अपना। तुक्का भी इसको बोलते हैं रिस्क टेकिंग विथ अ सेंसिबल नॉलेज। नॉलेज आपको सही लगानी है। उत्तर क्या है आपका? बी। ठीक है, चलिए 29 का बी, 75%। आगे बढ़ते हैं। अपना 30वां प्रश्न क्या कहता है? ऑरेंज कंटेन्स अबंडेंस ऑफ, संतरे में बहुतायत होता है किसका? विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन बी का? विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन बी का? विटामिन के तो एक दो प्रश्न आ रहे हैं। हम लोग ने जब अभी हम लोग मॉडल पेपर करते थे तो उसमें खूब सारे प्रश्न किए हैं हमने विटामिन के। तो आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साथ में देखिए। और ये भी आप कर सकते हैं। इस प्रश्न का अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर जो है आप वो कमेंट बॉक्स जो नीचे वाला होता है, जो वीडियो के बाद भी रहता है, उसमें आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न सरल है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। शेयर करिए और पूरी जोश के साथ हम लोग साथ में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आए। बाय बाय।